दिल्ली के डीएम साहब अपना गांव जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। और वहां पर अपने घर से मार्केट जाते हैं किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। उनको फल खरीदने थे और फल खरीदने के लिए एक फल की दुकान पर वह चले जाते हैं। लेकिन वहां पर तो पुलिस वाले जो सिपाही थे वह उस फल वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। अब यह सब कुछ देखकर डीएम साहब उसका विरोध करने लगते हैं और पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो तो हम लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे जेल में बंद कर दोगे, यह तुम्हारा सरकारी काम नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले डीएम साहब को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और वहां से थाने लेकर जाने लगते हैं। आखिर कौन थे वे डीएम साहब और आगे इस कहानी में क्या होता है, तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आपको सुनाता रहूं। दोस्तों, पटना के पास ही के एक गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है रोहित। रोहित के घर में उसके माता पिता हैं और उसके चाचा ताऊ भी हैं। बड़ा पूरा परिवार है और पूरे परिवार वाले अच्छी तरह से रहा करते हैं। रोहित के पिता खेतीबाड़ी किया करते और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। रोहित जो है अभी स्कूल में पढ़ रहा है और वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। अक्सर उसके टीचर कहा करते हैं कि बेटा तू पढ़ लिख कर जरूर से बड़ा अफसर बनेगा, क्योंकि तेरी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी है। इस बात को सुनकर रोहित मन ही मन इतराया करता और उसके दिमाग में भी यह बात आ जाती है कि बड़ा होकर उसे कोई बड़ा अफसर बनना है, ताकि उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो सके और उसके टीचरों का कहां साकार हो सके। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रोहित होता है अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहीं से कर लेता है। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और तब तक उसे यूपीएस एसएससी के बारे में भी पता चल गया था। अक्सर रोहित अपने पिता के खेतीबाड़ी में हाथ बटा करता था, तो इसी तरह एक दिन खेत में काम करने के दौरान रोहित अपने पिता से बारे में बात करने लगता है। वह कहता है कि पिताजी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और अब मैं यूपीएसएस का टेस्ट क्लियर करना चाहता हूं। रोहित के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह कहते हैं कि बेटा, ये कौन सा टेस्ट है और इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा। तो वह बताता है कि पिताजी, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना होगा और वहीं पर रहकर पढ़ाई करनी होगी। अगर एक बार यह टेस्ट क्लियर हो गया तो पूरे गांव ववव के अंदर आपका नाम रोशन हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अच्छी बात है, तू बाहर जाकर इस पढ़ाई को कर ले। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोहित का परिवार मिडिल क्लास फैमिली से था और उन लोगों के लिए यह सब कुछ चीज बड़ी मायने रखा करती थी। इसके बाद रोहित अपने पिता से आज्ञा लेकर वहां से कोचिंग करने के लिए चला जाता है। वह दिल्ली आ गया था और दिल्ली में रहकर वह कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रोहित को वहां पर कोचिंग करते हुए 2 साल भी बीत गए थे। अब जैसे ही रोहित को 2 साल बीते थे तो 2 साल के अंदर उससे यूपीएसएससी का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। तो इसी वजह से जो रोहित के पिता होते हैं वह रोहित के पास फोन करते हैं और कहते कि बेटा, तू इस चीज को छोड़ दे, हम लोग मिडिल क्लास हैं तो हमारे बस की यह बात नहीं है, तू वापस आ जा और वापस से अपना घर का कामकाज संभाल ले। लेकिन रोहित अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, आखिर बात क्या है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि जब रोहित वहां से आया था तो उसने अपने पिता को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया था और उसके पिता ने बड़े ही जज्बे के साथ उसे यहां पर कोचिंग करने के लिए भेजा था। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चला हूं, अब मेरे बस की काम करना नहीं है और घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब तेरा यह फर्ज बनता है कि अपने परिवार की बागडोर को संभाले। लेकिन तू अभी वहां पर कोचिंग कर रहा है और तेरी कोचिंग में ढेर सारे पैसे रुपए खर्च हुआ करते हैं। अगर इससे आगे तू कोचिंग करना चाहता है तो मैं तुम्हें यहां से आर्थिक मदद नहीं दे सकता। तुम्हारी पढ़ाई में काफी ज्यादा खर्चा आता है, तो इतने पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अब इस बात को सुनकर रोहित थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत ज्यादा करीब हूं, तो आप फिलहाल मुझे मत रोको, मुझे उस काम को कर लेने दो ताकि हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाए। इसके बाद रोहित के पिता कहते हैं, बेटा, वह बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं भेज सकता। इसके बाद रोहित कहता है कि ठीक है पिताजी, आपसे जितना बन पाए आप उतने पैसे भेज देना, मैं यहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और जॉब करने के बाद अपने इसको क्लियर कर लूंगा।
उसके बाद उसके पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो ऐसा ही कर जो हमसे बन पाएगा, हम तुम्हारे लिए भेज देंगे, बाकी तुम्हें वहीं से अपनी सपोर्ट रखनी पड़ेगी। इसके बाद जो रोहित होता है वहां पर इधर उधर काम ढूंढने लगता है। तभी एक लाइब्रेरी के बाहर उसे एक पर्चा लगा हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था, अगर कोई व्यक्ति इस लाइब्रेरी को संभाल सकता है तो अच्छी खासी तनख्वाह उसे मिल जाएगी और साथ में उसे रहने के लिए यहां पर कमरा भी मिल जाएगा। उसके बाद जो रोहित होता है उस लाइब्रेरी में पहुंचता है और वहां के मालिक से बात करने लगता है। अब मालिक से जैसे ही वह बात करता है तो वह उसे बताता है कि भाई, मुझे तो मेरी लाइब्रेरी को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बेशक से कर सकते हो। अब लाइब्रेरी एक ऐसी जगह थी जहां पर रोहित को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा और बाकी ज्यादा कुछ काम वफ पर करना नहीं था, एक तरह से उसकी रखवाली करनी थी। तो इस काम के लिए रोहित मान जाता है और वहां पर उस नौकरी को पकड़ लेता है। वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई को भी किया करता और साथ में लाइब्रेरी की देखभाल भी किया करता। कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, कौन कब आना है, कौन कब जाना है, इन सब का हिसाब भी वह रखा करता है। साथ में पढ़ाई कर रहा था और इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। अब लगभग 2 साल उसे इस लाइब्रेरी में काम करते हुए हो गए थे और जैसे ही 2 साल इसके कंप्लीट होते हैं तो इसी दौरान इसका प्रीमैन और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए थे। टेस्ट क्लियर होने के बाद वह एसडीएम बन गया था। अब एसडीएम बनते ही उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं होता। तो वह अपने माता पिता को सबसे पहले इस खुशी को बताता है और कहता है कि बाबूजी, मैं एसडीएम बन गया हूं। अब यह बात जब उसके माता पिता को पता चलती है तो वह लोग बड़े ही खुश होते हैं और इस खुशी को पूरे गांव में मनाते हैं। सभी लोगों को बताते हैं कि हमारा बेटा एसडीएम बन गया है और वह एक बड़ा अधिकारी है। गांव के लोग भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि क्योंकि उनके गांव का एक लड़का एसडीएम बन गया था। अब उनके गांव का नाम भी रोशन इससे हो गया था। इसके बाद रोहित एसडीएम के पद पर गाजियाबाद में नौकरी करता है और वहां पर 9 साल लगातार काम करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वह एक डीएम बन जाता है। अब जैसे ही वह डीएम बनता है तो डीएम बनने के बाद उसे सरकारी आवास मिल गया था, एक गाड़ी मिल गई थी और साथ में एक गार्ड भी मिल गया था। तो इसके बाद रोहित अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और उनको फिर से एक बार इस खुशी को देता है और कहता है कि मैं डीएम बन गया हूँ माँ बाबूजी, और अब आपको वहाँ पर नहीं रहना होगा, आप यहाँ पर मेरे साथ आकर रहो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो रोहित के माता पिता होते हैं वह इस बात से बड़े खुश हैं कि हमारा बेटा एक बड़ा अधिकार बन गया है और अब हमें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। इधर डीएम साहब के जो पिता होते हैं वह अपने खास मित्र के पास जाते हैं जो कि टीचर थे और उन्हें इस खुशी को बताते हैं। इस बात को सुनकर रोहित के पिता के दोस्त कहते हैं कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वहां जाकर अपने गांव को मत भूल जाना, कभी कभार यहाँ पर आ जाया करना। तो रोहित का पिता उसे आश्वासन दिलाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह हमारा गांव है, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, तो हम इस जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद रोहित का पिता अपने घर जाता है। वहां से डीएम साहब उनको लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे और अपने माता पिता और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर दिल्ली चले जाते हैं। वहां पर सरकारी आवास में उन्हें रखने लगता है और वहीं पर उनका समय व्यतीत होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रोहित के माता पिता को आए हुए 8 महीने बीत गए थे। अब 8 महीने बाद दिवाली आती है। दिवाली को रोहित अपने माता पिता के साथ वहीं पर मनाता है, लेकिन रोहित के पिता के दिमाग में वह बात चल रही थी जो उसके दोस्त ने उससे कहा था कि अपने गांव मत भूल जाना। यहाँ पर वह दिवाली मनाते तो हैं, लेकिन अपने गांव की याद उन्हें बार बार आती है और वह गांव के बारे में सोचा करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद छठ पूजन का आता है और उसी दौरान रोहित के पिता का जो दोस्त था उसका फोन रो के पिता के पास आ जाता है। वह फोन पर पहले तो हालचाल पूछते हैं। हालचाल पूछने के बाद रोहित के पिता से कहते हैं कि अरे यार, ये बता, तू छठ पूजन पर भी नहीं आएगा क्या? दिवाली पर भी? मैंने तेरी राह देखी थी, लेकिन तू दिवाली पर भी नहीं आया। ऐसा मत कर देना कि छठ पूजन में भी ना आ सके। तुम्हें जरूर आना होगा और छठा पूजन हम लोग साथ में ही मनाएंगे। अब रोहित का पिता इस बात को रोहित को बताता है और रोहित इस बात के लिए एग्री हो जाता है। रोहित अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद एक ट्रेन का रिजर्वेशन करवाकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां पर गांव के लोगों के साथ त्योहार को मनाने की तैयारी करने लगते हैं और धीरे धीरे 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब अगले ही दिन
छठ पूजन थी और छठ पूजन के लिए उसके पिता बाजार से कुछ फल लाने के लिए कहने लगते हैं। तो रोहित अपने पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी, बाजार से फल मैं ले आऊंगा। लेकिन रोहित के पिता कहते कि अरे अरे नहीं बेटा, तुम क्या करोगे, परिवार में और भी लोग हैं, वह चले जाएंगे, तुम वहां क्या करोगे, तुम तो यहीं पर आराम से रहो। लेकिन रोहित अपने पिता से जिद्द करता है और जिद्द करने के बाद अपने एक भतीजे को अपने साथ लेकर मार्केट चला जाता है। फल खरीदने के लिए अब मार्केट चला जाता है। साधारण से उसने कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल थी और साधारण एक ग्रामीण जो व्यक्ति होता उसकी तरह दिखाई दे रहे थे। वहां पर जाने के बाद वह बाजार की चकाचौंध देखते हैं और चारों तरफ देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसे घूमते घूमते एक फल की दुकान पर जाते हैं और वहां पर फल का मोल भाव करने लगते हैं। वह मोल भाव कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उस दुकान वाले से अवैध तरीके से वसूली करने लगते हैं। अब वह दुकान वाला उनसे कहने लगता है कि साहब शाम को आना, अभी तो धंधा कम हुआ है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। अब यह बात रोहित भी देख लेता है और उनको समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि यह दुकान वाले से अवैध तरह की वसूली कर रहे हैं। इसके बाद वह पुलिस वाले दुकान वाले को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर दुकान क्यों लगा रखी है, यहाँ पर लगाना लीगल नहीं है और यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते, यानी कि उन्हें हफ्ता नहीं मिला था। तो इसी वजह से वह फल वाले को दुखी कर रहे थे और यह बात को देखकर रोहित से नहीं रहा जाता। वह एकदम से उनसे कहने लगता है कि साहब आप कौन होते हो, इन लोगों को यहाँ पर जगह दिखाने वाले कि कौन कहाँ पर फल की दुकान लगाएगा, कौन नहीं, ये काम तो नगरपालिका का है ना, आप यह सब कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह पहले रोहित की तरफ देखते हैं और देखने के बाद एकदम से उन्हें गुस्सा आ जाता है। वह सोचते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति हमसे इस तरह से बात क्यों कर सकता है। तो वह उससे कहने लगते हैं कि अरे चल चल अपना काम देख, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है, अगर ज्यादा बकवास की तो तुम्हें पुलिस थाने में बंद करा दूंगा। अब इसके बाद रोहित कहता है कि साहब ऐसे क्यों बंद करा सकते हो, मैंने आपसे कहा ही क्या है, मैंने तो आपको सही बात बताई है और कानून के दायरे में रह कहकर काम करना सिखा रहा हूं, लेकिन आप उस बात को मान ही नहीं रहे। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वे रोहित से कहने लगते हैं कि लगता है तुझे कायदा कानून कुछ ज्यादा ही आता है, तुम्हें सारा कायदा कानून पढ़ाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो रोहित का भतीजे होता है वह एकदम से बोलने ही वाला था, लेकिन तभी रोहित उसे हाथ से इशारा करता है और कहता है कि तू बीच में बिल्कुल मत बोल, जो कुछ करना है मैं ही करूंगा। इसके बाद कहता है कि कायदा कानून की कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, अगर कोई जगह पर कोई अवैध तरीके से कुछ कर रहा है तो उसके लिए नगरपालिका होती है, आपका काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, न कि यह जो आप कर रहे हो। अब इसके बाद जो पुलिस वाले हैं और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और डीएम साहब और उसके भतीजे को कंधे से पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचने लगते हैं। अब जैसे ही डीएम साहब देखते हैं कि वह उसे गाड़ी की तरफ खींचते हैं तो वह उन पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि साहब मैंने किया क्या है जो आप मुझे गाड़ी में बैठा रहे हो। तो उसके बाद कहते हैं नहीं, तुम्हारी ज्यादा जबान चल रही थी ना, तुम एक सरकारी काम को करने से हमें रोक रहे हो। पूछते हैं कि हाँ भाई कौन है यह और किस वजह से तुम इसको लाए हो। तो पुलिस वाला कहता है कि साहब यह वसूली करने से रोक रहे थे तो इसी वजह से हम लोग इन्हें यहां पर ले आए। इसके बाद दरोगा साहब उनको अंदर बंद करने के लिए कह देते हैं और डीएम साहब और उनके भतीजे को लॉकर के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन लॉकर के अंदर बंद करने से पहले जो पुलिस वाले थे उनकी तलाशी लेना भूल गए थे और डीएम साहब के पास अपना फोन था। अब जैसे ही उन्हें लॉकर में बंद किया जाता है तो एक कोने में जाकर डीएम साहब अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद पटना के डीएम साहब के पास फोन मिला देते हैं, उनको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फौरन थाने पर आ जाओ और आकर देखो कि तुम्हारे पुलिस वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं आम जनता के साथ और मार्केट में फल सब्जी वालों के साथ। इसके बाद पटना के डीएम साहब वहां के एसपी साहब के पास फोन करते हैं और फौरन से एसपी साहब को अपने पास बुलाते हैं और वहां से दोनों जन सीधे उस थाने में पहुंच जाते हैं। अब थाने पर जैसे ही एक साथ डीएम साहब और एसपी साहब की गाड़ी आती है तो एकदम से पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फौरन से खड़े हो जाते हैं। अब ये एसपी साहब और डीएम साहब जैसे ही थाने के अंदर घुसे थे तो एसपी साहब दरोगा से पूछने लगते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि साहब अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। एसपी साहब कहते हैं कि देख लो त्योहार का टाइम है,
कोई दिक्कत ना हो जाए तो दरोगा साहब हंसते हुए कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कोई परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़े। इसके बाद एसपी साहब लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लॉकर में किसको बंद कर रखा है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि साहब यह कानूनी काम को नहीं करने दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने इसे लॉकर के अंदर बंद कर दिया। 2 दिन लॉकर के अंदर बंद रहेगा तो इसे अक्ल आ जाएगी और उसके बाद यह कभी भी कानूनी कार्रवाई को होते हुए नहीं रोकेगा। अब इस बात को सुनकर जो रोहित डीएम साहब थे वह लॉकर के अंदर से ही मुस्कुराने लगते हैं और एसपी साहब एक जोरदार चाटा अपने दरोगा को जड़ देते हैं। अब जैसे ही दरोगा साहब को चाटा लगाता तो एकदम से वह हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वह कहने लगते हैं कि साहब आपने मुझे आटा क्यों मारा है। तो इसके बाद जो डीएम साहब हैं वह बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने किसे अंदर बंद किया है। ये दिल्ली के डीएम साहब हैं और इन्होंने मुझे अंदर से फोन किया है। तुम लोगों की अवैध वसूली के किस्से अब दिल्ली तक भी हो जाएंगे और सभी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वह सभी लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया करते हैं। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वह फौरन से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं। एक पुलिस वाला जाता है और जाकर लॉकर को खोलता है और डीएम साहब को बाहर निकालता है। डीएम साहब लॉकर के बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद जो वहां के डीएम साहब थे उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जो पटना के डीएम साहब हैं वह दिल्ली के डीएम साहब रोहित से कहते हैं कि यह बताइए, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी थी तो आप पहले भी फोन कर सकते थे। तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं देखना चाहता था कि इस अवैध वसूली में कौन कौन लोग मिले हुए हैं। यहां पर आकर देखा तो आपका पूरा थाना इस अवैध वसूली में है। तो इस बात को सुनने के बाद जो पटना के डीएम साहब हैं वह एसपी साहब की तरफ इशारा करते हैं और उनके एक ही इशारे पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जैसे ही वह सस्पेंड होते हैं तो सभी थाने के पुलिस वाले एकदम से उनसे माफी मांगने लगते हैं और यहां तक कि डीएम साहब रोहित से भी माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आप डीएम साहब हो। तो उसके बाद डीएम साहब कहने लगते हैं कि तुम लोगों को यहां पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा गया है और तुम लोग अवैध तरह की वसूली करते हो, इसी वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तुम लोगों को सरकार तनख्वाह देती है कि किसी की सुरक्षा करें, लेकिन तुम लोग अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम करते हो। तुम लोगों को नौकरी करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इन करतूतों पर। इसके बाद एसपी साहब उन दोनों पुलिस वालों को लॉकर में बंद कर देते हैं जो डीएम साहब को पकड़कर यहां पर लाए थे और अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। अब डीएम साहब गांव जाते हैं, वहां से फल खरीदने के बाद तो उनका पिता उनसे पूछता है कि बेटा इतनी देर कैसे हो गई। तो डीए साहब इत्मीनान से बैठकर पूरा किस्सा अपने पिता को सुनाते हैं और इस किस्से को वहां पर बैठे हुए उसके परिवार वाले भी सुन रहे थे। और इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब के पिता को अपने बेटे पर फक्र महसूस होता है और वह कहते हैं कि बेटा, अच्छा किया जो तुमने उन पुलिस वालों के साथ ऐसा किया। यहां पर ऐसा अक्सर होता रहता है और इन सभी चीजों को इसी तरह से रोका जा सकता है। अगर तुम जैसे अधिकारी इधर उधर ऐसा काम करने लगे, उसके बाद सभी परिवार वहां पर छठ पूजन करता है और खुशियों के साथ डीएम साहब अपने परिवार के साथ वापस से वहां पर लौट जाते हैं। दिल्ली में वहां पर जाकर अपना कार्यभार संभालने लगते हैं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक डीएम की जो मार्केट सादा कपड़ों में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद वहीं के डीएम साहब और एसपी साहब आकर उन्हें छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद उस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हो रोहित के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन पुलिस वालों के बारे में जो फल वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।